नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। धामी ने विश्व विकलांग दिवस पर की बड़ी घोषणा, दिव्यांगों को परीक्षा में 5% छूट। अल्मोड़ा में हादसा, दूल्हे के पिता, बहन, भाभी और भतीजे की मौत। कांग्रेस का प्रदेश भर में धरना और प्रदर्शन। हरीश रावत, बेटियों की हत्याओं को सजा दिलाएं सरकार। हरिद्वार में युवक की हत्या, 100 अनाज के ड्रम में डाला। हेड़ा खान मार्ग पर जान जोखिम में डाल आवाजाही। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए यूओयू को पुरस्कार। भीमताल, फसल बर्बाद पर नहीं मिलेगा मुआवजा। नैनीताल, बस में छात्राओं से छेड़छाड़, भीड़ ने परिचालक को पीटा। लालकुआ, छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेज में तालाबंदी। हल्द्वानी, शिक्षक 40 हफ्ते ऑनलाइन कक्षा पढ़ाएंगे। फेसबुक लाइव में लोगों ने जाम को बताया सबसे बड़ी समस्या। हल्द्वानी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांगों को शैक्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के न्यूनतम अंकों में 5% छूट देने की घोषणा की। उन्होंने दिव्यांगजनों के राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार की राशि 5,000 से बढ़ाकर 8,000 और कृत्रिम अंग अनुदान की धनराशि 3,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपये करने का ऐलान किया है। विश्व दिव्यांग दिवस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 32 दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार बांटे। सुभाष रोड स्थित लाल वेंकटेश्वर हॉल में समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री ने सम्मानित होने वाले दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र, मेडल, मानपत्र और 5,000 रुपये की धनराशि देकर सम्मानित किया। इसमें 10 उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी, 11 दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, 10 स्वरोजगार में कार्यरत दिव्यांगजन एवं 1 सेवा योजक अधिकारी शामिल है। दिव्यांगजनों का हौसला बढ़ाते हुए सीएम ने उनके बीच जाकर सम्मान दिए। सीएम ने इसके मौके पर दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, उनके सेवा योजकों, स्वरोजगार कर रहे दिव्यांगों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के सेवा योजक अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली धनराशि 5,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने, दिव्यांगजनों के सहायक यंत्र और कृत्रिम अंगों के अनुदान की राशि 3,500 से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तरह ही दिव्यांग पेंशन योजना के पात्र होंगे। उनके पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हों, लेकिन इनका बीपीएल और 4,000 की मासिक आय के दायरे में होना आवश्यक है। धामी ने कहा कि सृष्टि ने उनके सामने जो चुनौती रखी है, उस बाधा को पार करने के लिए समाज को उनका भरपूर सहयोग करना चाहिए। अल्मोड़ा, बेरीनाग से काफलीगैर लॉटरी बारात में शामिल भैंसिया छाना ब्लॉक के जामरानी बैंड काफलीगैर सड़क पर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दूल्हे के पिता, भाभी, भतीजे और बहन की मौत होगी, जबकि कार चला रहे दूल्हे के भाई, भतीजी और भांजी गंभीर रूप से घायल हो गए। जागेश्वर जिले के काफलीगैर क्षेत्र के मटेला गांव निवासी दिनेश रौतेला पुत्र जयंती रौतेला के 12 शनिवार सुबह बेरीनाग से लौट रही थी। करीब 9:30 बजे भैंसिया छाना ब्लॉक के बखरिया गांव के पास दूल्हे के बड़े भाई मंगल रौतेला की कार अचानक अनियंत्रित होकर करीब गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दूल्हे के पिता जयंत सिंह, 65 वर्षीय भाभी अनीता, 32 वर्षीय पत्नी मंगल सिंह, भतीजा समर, 10 वर्षीय पुत्र मंगल सिंह और विवाहित बहन सीमा, 36, पत्नी जगदीश सिंह के मौके पर ही मौत हुई। कार चला रहे दूल्हे के भाई मंगल, उनकी बेटी लक्षिता, 7 वर्षीय भांजी योगिता गंभीर रूप से घायल हो गई। मंगल को हल्द्वानी रेफर किया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने और वीआईपी का नाम खुलासा करने की मांग को कांग्रेस ने प्रदेश भर में कई जगहों प्रदर्शन किए। कांग्रेस ने सरकार से डीजीपी को तत्काल पद से हटाने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार की भूमिका संदिग्ध है। इस मामले में लगातार एक वीआईपी का नाम चर्चाओं में आ रहा है। अब तक पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाई। जिस प्रकार सरकार के मंत्री वीआईपी को बचाने के लिए गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं, इससे सरकार पर शक और गहराता जा रहा है। राजीव भवन में मीडिया से बातचीत में मारा ने सरकार से डीजीपी को भी पद से हटाने की मांग की। कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, बेटियों के साथ दरिंदगी, हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम कत्ल किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पटरी से उतर रही है। आखिरकार डीजीपी को पद पर क्यों बनाए हुए? अंकिता के गुनहगारों को सजा मिलने तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। करण मेहरा ने कहा कि अभी एक नया मामला प्रकाश में आया कि दिल्ली में आत्महत्या करने वाले एक होटल कारोबारी द्वारा खुद को अपने पार्टनर उत्तराखंड के आईपीएस प्रत्याड़ित करने की बात सामने आ रही है। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से भाजपा संघ के नेता बेकाबू हो गए हैं और नौकरशाही पर भी नियंत्रण नहीं रहा। पूर्व विधायक रंजीत रावत ने सीएम से पूछा कि क्या पुलिस महकमा किसी सिंडिकेट का हिस्सा बन गया है? क्या सरकार इस आईपीएस का नाम निडर होकर सार्वजनिक कर सकती है?
भगवानपुर में किराए के मकान में रह रहे युवकों ने मिलकर पौड़ी निवासी युवक की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को अनाज के ड्रम में डालकर फरार हो गए। कई दिन बाद मकान मालिक ने जब कमरा खोला तो घटना का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक भगवानपुर के नसीम ने आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कुछ युवकों को अपने मकान किराए पर दिया था। 4-5 दिन पहले युवक मकान पर ताला लगाकर चले गए। शनिवार को मकान मालिक ने ताला तोड़कर कमरा खोला तो रखे अनाज के ड्रम से खून दिखाई दिया। ड्रम खोलने पर उसमें एक युवक का शव मिला। मौके में पहुंचे एसएचओ अमरजीत सिंह ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया। एसएचओ के मुताबिक मृतक की पहचान पौड़ी गढ़वाल के पाबू ब्लॉक के चौडिक गांव निवासी नितिन भंडारी पुत्र प्रकाश भंडारी के रूप में हुई है। नितिन यहाँ एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। काठगोदाम हेड़ाखान मार्ग बंद होने की वजह से 120 गांवों के लोगों को राहत देने के लिए रौनथिल जमरानी अस्थायी मार्ग बनाया गया है, लेकिन इससे भी ग्रामीणों को परेशानी कम नहीं हुई है। कच्चे रास्ते से आवाजाही की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। वहीं इससे प्रभावित लोगों में हल्द्वानी मंडी को होने वाली फल सब्जियों की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में भीमताल विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित गाँवों से लोग काठगोदाम हेड़ाखान मार्ग पर ही जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पुराना स्टॉक पर्याप्त मात्रा में बाजार न आने की वजह से खेतों में तैयार फसल भी खराब हो रही है। इससे आजीविका का संकट भी खड़ा हो रहा है। वर्तमान में प्रमुख रूप से अदरक, तेजपत्ता, नींबू, अरबी, गेहूं, माल्टा सहित परिवार अन्य की तैयारी पैदावार होती है। ग्रामीणों के मुताबिक रौतेला रोजाना करीब 200 कुंटल फल और सब्जियां हल्द्वानी मंडी में बिक्री को भेजी जाती है, जिसमें रोजाना सबसे ज्यादा अदरक 50 से 60 कुंटल और 12 से 15 कुंटल तेजपत्ता सप्लाई होता है। लेकिन 15 नवंबर से हेड़ाखान मार्ग बंद होने की वजह से उपज की मंडी में सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में फल और सब्जियों की सप्लाई करने को भी पैक की गई उपज किसानों के घरों में पड़ी है। काठगोदाम हेड़ा मार्ग पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर प्रभावित मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं, जबकि लोक निर्माण ने क्षेत्र को अति संवेदनशील घोषित किया है। भूस्खलन के लिहाज से एक्टिव जोन होने के चलते आवाजाही के लिए सख्त मना किया गया है, लेकिन लोगों को रोकने के मौके पर किसी विभाग की ओर से कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किए गए। सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में गैस सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन शनिवार को गैस का ट्रक पहुंचा तो ग्रामीणों ने थोड़ी राहत महसूस की। वहीं पेट्रोल डीजल का संकट होने के चलते ग्रामीण हल्द्वानी से गैलनों में भरकर पेट्रोल डीजल ले जा रहे हैं। उधर लोक निर्माण के प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष अयाज अहमद ने शनिवार को क्षतिग्रस्त मार्ग का निरीक्षण किया। प्रमुख अभियंता ने बताया कि क्षतिग्रस्त मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन यह मार्ग अभी अति संवेदनशील और आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों से अपील है कि वो आवाजाही का प्रयास न करें। विशेषज्ञों की रिपोर्ट मिलने के बाद ही मार्ग को खोला जाएगा। मार्ग के स्थायी उपचार के लिए भी योजना विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार तैयार होगी। मार्ग बंद होने से हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। साथ में फल सब्जी मंडी सप्लाई न होने की डंप हो, ऐसे में उपज खराब हो रही है। इससे आजीविका का संकट भी आ गया है। सरकार जल्द मुख्य मार्ग को सही करवाकर आवाजाही सुचारू करवाए, कहना है प्रताप राम पूर्व ग्राम प्रधान। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय UOU हल्द्वानी को पुनर्वास पेशेवरों के विकास में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस के मौके पर शनिवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में UOU के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की ओर से विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। पुरस्कार के देश भर के 844 संस्थान संगठनों ने आवेदन किया था, जिनमें से UOU को सर्वश्रेष्ठ संगठन के तौर पर चुना गया। कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने खुशी जताते हुए कहा कि इस दिन को विश्वविद्यालय के लिए स्वर्णिम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सैकड़ों संस्थानों में से UOU का चयन सर्वश्रेष्ठ संगठन के रूप में होना विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। बताया कि विश्वविद्यालय 2015 से विशिष्ट शिक्षा में BEd संचालित कर रहा है। अब तक करीब 700 छात्र डिग्री ले चुके हैं, करीब 900 अध्ययनरत हैं। UOU राज्य का एकमात्र शिक्षण संस्थान है जो दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षक तैयार कर रहा है। विशिष्ट शिक्षा में LDMR और HIVE कार्यक्रम में विशिष्ट BEd में फाउंडेशन पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। अगले सत्र से सांकेतिक भाषा और ब्रेन लिपि में पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में UOU विशिष्ट शिक्षा के समन्वयक डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल भी मौजूद रहे। रामनगर कारपेट के बाहर के जंगलों में भी बाघों का कुनबा बढ़ेगा। इस साल तराई पश्चिम वन प्रभाग में WII की ओर से कराए गए बाघों की गिनती में इस बात के संकेत मिले हैं। इससे वन विभाग काफी उत्साहित है। कारपेट से सटा तराई पश्चिमी वन प्रभाग का जंगल रामनगर, बाजपुर और जसपुर तक फैला है। यहाँ कई जगहों पर खुले मैदान है जहाँ बाघों का मूवमेंट रहता है। 4 साल पहले 2018 में हुई गिनती में यहाँ 39 बाघों की उपस्थिति मिली थी। इसके बाद से वन विभाग भी जंगल में बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयास में जुटा है। इसके लिए फोटो जोन में नए ग्रासलैंड और वाटर होल
बनाए गए हैं। वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए भी हाईटेक इंतजाम किए जा रहे हैं। बाघों की सही संख्या का पता लगाने के लिए उनको कॉरिडोर में कैमरों की संख्या भी पिछली बार से दोगुनी हो गई है। वन अधिकारियों के अनुसार कैमरों में बाघों की मूवमेंट पहले से काफ़ी ज़्यादा है। फरवरी में जारी होने वाली रिपोर्ट में बाघों की संख्या 60 तक पहुँचने की उम्मीद है। वन अधिकारियों के अनुसार इस जंगल में पड़ने वाले फोटो जोन में पर्यटक सफारी करने जाते हैं। वर्तमान में लगभग रोजाना पर्यटकों को बाघ दिखाई दे रहा है। इससे पर्यटकों के साथ वन विभाग के अधिकारी भी उत्साहित हैं। अक्टूबर में हुई बेमौसमी बारिश से नैनीताल जिले में किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ, पर सरकार की ओर से गठित सर्वे कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया जिले में किसानों को इतना नुकसान नहीं हुआ जिसका मुआवजा बांटा जाए। सर्वे रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ, इसलिए अक्टूबर की बारिश से फसलों को हुए नुकसान का किसी भी तरह का मुआवजा किसानों को नहीं दिया जाएगा। सरकार की इस रिपोर्ट से जिले के 20,000 से अधिक किसानों के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल सितंबर के अंत में अक्टूबर महीने की शुरुआत में नैनीताल जिले में काफ़ी बारिश हुई। इस बेमौसमी बारिश से सोयाबीन, मड़ुआ, मक्का, अरहर, धान, सांबा, भट्ट, गेहूं के साथ ही सब्जियों को भी नुकसान हुआ था। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेमौसमी बारिश से फसलों के हुए नुकसान के आकलन की कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कृषि उद्यान विभाग के स्थानीय पटवारी शामिल थे। इस टीम में ब्लॉक स्तर पर जाकर फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया। रिपोर्ट के अनुसार जिले के 8 ब्लॉकों में 5,974 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल में केवल 15 से 20% तक की फसलों का नुकसान हुआ है। नियमानुसार जब तक नुकसान का आंकड़ा 33% तक नहीं पहुंच जाता, किसानों को नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इससे जिले के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। मामला कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने सदन में भी उठाया है। नैनीताल से मुक्तेश्वर मार्ग में चलने वाली रोडवेज बस के परिचालक व छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। तल्लीताल डांट पर मौजूद पुलिस कर्मियों को छेड़छाड़ की सूचना दी। यह बात लोगों तक पहुंची तो भीड़ ने बस स्टैंड पर ही परिचालक को पकड़ उसकी पिटाई कर दी। परिचालक को पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। डीएसपी परिषद के कुछ छात्रों ने शनिवार डांट पर तैनात पुलिसकर्मियों को रोडवेज बस परिचालक के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से बस परिचालक उनके साथ छेड़छाड़ और अभद्रता करता रहता है। कई बार वह इसका विरोध जता चुके हैं, मगर विरोध जताने वाली छात्राओं को अगले दिन से परिचालक बस में नहीं बैठा था, जिससे उन दूसरे वाहनों से कॉलेज तक आना पड़ता। यह बात जब लोगों को पता चली तो उन्होंने बस अड्डे पहुंचकर परिचालक को पकड़ लिया, उसकी पिटाई लगानी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस बीच बचाव कर किसी तरह परिचालक को भीड़ से बचाकर थाने ले गई, जहां छात्राओं ने तहरीर सौंपी। एसओ रोहिताज सिंह ने बताया कि छात्राओं के कार्रवाई नहीं चाहने पर मुक्तेश्वर निवासी परिचालक के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई है। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ में छात्र संघ चुनाव पुस्तकालय में किताबों की समुचित व्यवस्था और शौचालय की स्थिति को सही कराने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर प्राचार्य समेत समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों को गेट के अंदर नहीं जाने दिया। राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। वही छात्रों को हंगामे में पुलिस बल भी मौके पर पहुंची। शनिवार को सुबह हल्दूचौड़ दीना स्थित लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के गेट को लगभग 3 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने ताला लगाकर गेट बंद कर दिया। गेट के आगे धरने में बैठ गए, जिससे गद्य सैकड़ों छात्र छात्राएं स्टाफ गेट के अंदर नहीं जा सके। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं अधिक शीघ्र छात्र संघ चुनाव कराने, पुस्तकालय में पुस्तकों की समुचित व्यवस्था करने व गंदगी से भरे शौचालय की स्थिति को दुरुस्त करने की मांग को कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ने प्राचार्य को अपनी मांग पत्र भी सौंपा। यहाँ छात्र नेता शेखर पांडे, विजय सामंत, राजा धामी, लक्ष्मण सिंह जेठा मौजूद रहे। साइंस विषय के शिक्षकों और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लोगों को 40 हफ्ते ऑनलाइन कक्षा पढ़ानी होगी। इन कक्षाओं की शुरुआत 5 दिसंबर 2022 से होने जा रही है। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद अंत में परीक्षाएं भी देनी होगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने टीचर ऑफ साइंस एट मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 नाम से एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स से संचालित किए। कोर्स को पूरा करने पर परिषद की ओर से डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। एनसीईआरटी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बताया कि यह पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्स है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक विज्ञान के पठन पाठन के तैयार रहना है। परिषद ने कोर्स के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 नवंबर रखी है। नोटिफिकेशन में परिषद ने बताया कि कोर्स की फीस 2,000 रुपये निर्धारित की गई। यह कोर्स 5 दिसंबर 2022 से 24 सितंबर 2023 तक चलेगा। जिले में कानून के साथ यातायात व्यवस्था पुलिस का पहला कर्तव्य। युवाओं को गलत राह से रोकना हमारी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। एसएसपी पंकज भट्ट ने ये बात शनिवार को फेसबुक लाइव कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम में लोगों से सबसे ज्यादा यातायात व्यवस्था को लेकर शिकायत की है। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण व्यवस्था पर पुलिस यह दावा नहीं करती कि नशा बिकना बंद हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से पहुंच रही स्मैक आनी कम हुई है। नशा सामाजिक समस्या के रूप में सामने आ रहा है। सामाजिक ताकतों से इसे रोका जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान 8,497 लोगों ने इन्हें सुना और 61
263 ने कमेंट कर सवाल पूछे और 263 लोगों ने लाइक किया। एसएसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी लोगों के सवालों के जवाब दिए। अधिकारियों ने फेसबुक लाइव में लोगों की शिकायत सुन समाधान बताए। इस दौरान लोगों ने स्मैक, चरस, इंजेक्शन, कच्ची शराब तस्करी के साथ यातायात को लेकर सवाल किए। एसएसपी ट्रैफिक ने लोगों को गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर ऑनलाइन शिकायत कर सकती है। एसपी क्राइम ने साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जागरूकता एकमात्र बचाव का तरीका है। ठगी होने पर नजदीकी थानीय साइबर सेल में संपर्क करें। घर बैठकर 1930 टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकते हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने नशे की रोकथाम के लिए लोगों से भी आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नशा करने वालों को रोकना भी अपराध रोकने जैसा ही है। पुलिस मुख्यालय ने कौशाम्बी गाजियाबाद के 5 सितारा होटल मालिक की आत्महत्या मामले में उत्तराखंड के आईपीएस का नाम चर्चाओं में आने पर दिल्ली क्राइम ब्रांच से जानकारी मांगी है। होटल व्यवसायी अमित जैन ने 22 नवंबर को दिल्ली स्थित खेल गांव के पास अपने घर में आत्महत्या कर ली। अमित जैन ने वर्ष 2018-19 में कौशाम्बी में 5 सितारा होटल बनाया था। इसके तत्काल बाद कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद यह होटल नहीं चल पाया। आरोप है कि इस होटल में उत्तराखंड पुलिस का एक अफसर ने पैसा लगाया था। वो होटल व्यवसायी से अपने हिस्से की रकम मांग रहे हैं। सोशल मीडिया में यह खबर वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस गंभीरता से लिया। एडीजी कानून अपराध और कानून व्यवस्था बी मुरुगेशन ने दिल्ली क्राइम ब्रांच स्पेशल कमिश्नर रविंद्र सिंह यादव को इस बाबत एक पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में कहा कि सोशल मीडिया में आत्महत्या के लिए दबाव बनाने पर उत्तराखंड के वरिष्ठ आईपीएस अफसर का नाम चर्चाओं में आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकरण गंभीर है। राज्य के किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगे हैं। उन्होंने इस मामले की गहराई से जाँच कराने का आग्रह किया ताकि जनता के समक्ष सही तथ्य आ सके। बहरहाल इस प्रकरण के अब मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद सचिवालय से लेकर पुलिस मुख्यालय के अफसरों में कई तरह की सुगबुगाहट चल रही है। जाखंड क्षेत्र में मुख्य सचिव के सरकारी आवास के पास स्थित कोचर कॉलोनी में सरकारी जमीन में अतिक्रमण के मामले में विजिलेंस की टीम ने देहरादून के वरिष्ठ होटल व्यवसायी एसपी कोचर और उनकी पत्नी कृष्णा कोचर से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। शनिवार को होटल व्यवसायी एसपी कोचर के घर पहुंची विजिलेंस की टीम ने करीब 1.5 घंटे तक कोचर दंपति से मामले से संबंधित विभिन्न सवाल किए। बता दें कि विजिलेंस ने देहरादून में कोचर दंपति समेत राजस्व विभाग, मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, एमडीए के कुछ कर्मचारियों पर सरकारी भूमि कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि सरकारी जमीनें प्लॉट काटकर लोगों को बेचे गए। यहाँ वर्तमान में मकान बन चुके हैं। विजिलेंस के सीओ एसएस सामंत और तुषार बोरा के नेतृत्व में शनिवार को टीम कोचर संपत्ति के घर पहुंची थी। देश के नंबर 1 उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन राष्ट्रीय खेल 2000 के गोल्ड मेडलिस्ट लक्ष्य सेन के खिलाफ उन्हें धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एकेडमी संचालक एम गुरियप्पा नागराज ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि लक्ष्य ने विशिष्ट आयु वर्ग की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 2010 में दस्तावेज में अपनी उम्र कम की थी। इस एफआईआर में लक्ष्य के भाई चिराग सेन, उनके पिता धीरेन्द्र सेन, मुख्य कोच विमल कुमार और उनकी माता निर्मला का नाम शामिल है। इन लोगों को भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी धारा 420, जालसाजी 468, जाली दस्तावेज की वास्तविक 471 के रूप में उपयोग करने और कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से किए गए कार्यों के 34 के तहत आरोप लगाए गए हैं। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले चिराग और लक्ष्य बेंगलुरु में प्रकाश पादिकोण बैडमिंटन अकादमी कुमार के अधीन प्रशिक्षण लेते हैं, जबकि शिकायतकर्ता नागराज यहाँ एक अन्य अकादमी चलाता है।